जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिन्हा चुंबर और साथ ही आज की वीडियो से आपके साथ पंजाब में शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 और इसके तहत लुधियाना के स्कूल का प्रवेश देने से इनकार करना और पंजाब मानवाधिकार आयोग आदेश मिले दस्तावेज पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग के आदेशों का एक सेट है जिसमें शिकायत संख्या 25 अक्टूबर 8860 का विवरण दिया गया है। ये शिकायत सामाजिक एक्टिविस्ट श्री ओंकार नाथ द्वारा 5 एस्पेक्ट ग्लोबल स्कूल के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें स्कूल पर 2 बच्चों जसनूर सिंह कक्षा 2 और प्रभजोत सिन्हा LKG को शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के तहत प्रवेश देने से इनकार करने का आरोप है। शिकायत में दावा किया गया है कि स्कूल ने एक पत्र जारी किया था जिसमें भ्रामक और गलत जानकारी थी और यह भी कहा गया था कि आरटीई अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित आय मानदंड अनुसूचित जाति SC के बच्चों पर लागू नहीं होते हैं। आयोग ने शिकायत को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा लुधियाना को संदर्भित करने का निर्देश दिया है ताकि वो अगली सुनवाई की तारीख यानी 23/10/2025 से पहले आवश्यक कार्रवाई करे। नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जा रहे हैं जो सीधे तौर पर शिक्षा के अधिकार और आप कह सकते हैं सामाजिक न्याय के सवालों से जुड़ा है। जी। हमारे पास पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग के कुछ दस्तावेज हैं। खासतौर पर एक शिकायत है नंबर 8860102025 और उससे जुड़ा एक आदेश भी है। मामला है लुधियाना के एक निजी स्कूल का। वहां 2 बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम मतलब आरटीई एक्ट के तहत दाखिला देने से कथित तौर पर इनकार कर दिया गया। अच्छा, तो ये सिर्फ एक दाखिले का मामला नहीं लग रहा। इसमें जैसे नियमों की व्याख्या कैसे हो रही है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका है और फिर सरकारी तंत्र वो कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है, ये सब पहलू जुड़े हैं। हाँ, कई परतें हैं इसमें। तो चलिए इन दस्तावेजों के आधार पर इस पूरे घटनाक्रम को परत दर परत खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या और इसके मायने क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं शिकायत से ही। मामला जुड़ा है लुधियाना के 5 एस्पेक्ट ग्लोबल स्कूल से। CPO शंकर इलाके में है ये। आरोप ये है कि इस स्कूल ने 2 बच्चों, एक जशनूर सिंह जो दूसरी कक्षा के लिए योग्य है और दूसरे प्रभजोत सिंह LKG के लिए, इनको आरटीई अधिनियम 2009 के तहत दाखिला देने से मना कर दिया। ओके। यहाँ एक बात फौरन ध्यान खींचती है, वो ये कि शिकायत बच्चों के माता पिता ने खुद नहीं की है। अच्छा, तो फिर किसने? इसे दर्ज कराया है श्री ओंकार नाथ ने। दस्तावेजों के मुताबिक ये चंडीगढ़ के रहने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बताया गया है कि वो पंजाब में जो वंचित तबके हैं, खासकर अनुसूचित जाति समुदाय के लोग, उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं। अच्छा, एक्टिविस्ट है। हाँ, उन्होंने ये शिकायत 22 सितंबर 2025 को ईमेल के जरिए, ईमेल आईडी भी है onkarnath1959@gmail.com, इससे पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग चंडीगढ़ में भेजी। शिकायत का नंबर वही है 8886010225। तो मेरा सवाल ये है कि किसी सामाजिक कार्यकर्ता का इस तरह आगे आकर शिकायत दर्ज कराना, ये अपने आप में क्या दिखाता है? क्या ये किसी कमी की तरफ इशारा है? देखिए, ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण पहलू है। कई बार क्या होता है कि जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं वो शायद जानकारी की कमी हो या कोई डर हो या दबाव हो। हाँ, हो सकता है। वो सीधे शिकायत करने में हिचकते हैं। तो ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ताओं या संगठनों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। वो न केवल पीड़ितों की आवाज बनते हैं बल्कि पूरी व्यवस्था को मतलब सिस्टम को जवाबदेह बनाने में भी मदद करते हैं। सही बात है। तो ओमकारनाथ का इस मामले को उठाना यही दिखाता है कि जमीनी स्तर पर आरटीई का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको लेकर चिंताएं हैं और नागरिक समाज मतलब सिविल सोसाइटी इस पर नजर बनाए हुए है। बिल्कुल। अब जरा वो आरटीई अधिनियम के प्रावधान को समझ लेते हैं जिसके तहत ये दाखिले मांगे जा रहे थे। शिकायत में जिक्र है कि बच्चे अनुसूचित जाति मतलब SC समुदाय से हैं। जी। तो आरटीई एक्ट में निजी स्कूलों में दाखिले के लिए क्या व्यवस्था है, खासकर इन समुदायों के लिए? हाँ, देखिए, आरटीई अधिनियम 2009 का जो सेक्शन है 12(1)(c),
वो ये अनिवार्य करता, मतलब मैंडेटरी है कि जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल हैं वो अपनी पहली कक्षा की कम से कम 25% सीटें 25%, हाँ 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस और वंचित समूह यानी डिसएडवांटेज ग्रुप जिसे डीजी कहते हैं उनके बच्चों के लिए आरक्षित रखें और उन्हें मुफ्त शिक्षा दें। ठीक है। अब ये जो वंचित समूह या डीजी है, इसमें अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के बच्चे शामिल होते हैं। अच्छा, तो इस खास मामले में चूंकि बच्चे अनुसूचित जाति से हैं, वो वंचित समूह यानी डीजी कैटेगरी में आते हैं। यहीं पर ईडब्ल्यूएस और डीजी का जो फर्क है वो समझना जरूरी हो जाता है। और लगता है यहीं पर स्कूल और शिकायतकर्ता के बीच मुख्य विवाद खड़ा हुआ है। बिल्कुल। शिकायत के अनुसार स्कूल ने 19 सितंबर 2025 को एक पत्र जारी किया था। ओंकार नाथ का आरोप है कि ये पत्र न सिर्फ तथ्यात्मक रूप से गलत था बल्कि भ्रामक और धमकी भरा भी था। ये गंभीर आरोप है। तो स्कूल का मुख्य तर्क क्या था? क्यों मना किया उन्होंने? दस्तावेजों के मुताबिक स्कूल ने अपने पत्र में कथित तौर पर यह कहा कि भाई आरटीई के तहत दाखिले के लिए परिवार की आय बहुत कम होनी चाहिए, मतलब उन्हें आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर होना चाहिए। अच्छा, मतलब ईडब्ल्यूएस वाली शर्त लगा दी उन्होंने। हाँ, ऐसा लगता है कि स्कूल ने शायद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो आय सीमा है उसका हवाला दिया, लेकिन शिकायतकर्ता का कहना है कि ये तर्क वंचित समूह के तहत आने वाले एससी बच्चों पर लागू ही नहीं होता। तो क्या आरटीई एक्ट या पंजाब सरकार के नियमों में एससी बच्चों के लिए कोई आय सीमा है ही नहीं? शिकायतकर्ता ने इसी बिंदु पर जोर दिया है। शिकायत में आरटीई एक्ट और खास तौर पर पंजाब सरकार की एक एसओपी का जिक्र है। एसओपी? हाँ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये 14 अगस्त 2025 को जारी की गई थी। इसका मकसद ही ऐसे दाखिलों की प्रक्रिया को साफ करना था। ठीक है। तो शिकायत के अनुसार इन नियमों में वंचित समूह यानी एससी, एसटी, ओबीसी बच्चों के लिए दाखिले के लिए कोई आय सीमा तय नहीं की गई है। अच्छा। आय की शर्त सिर्फ ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। तो अगर स्कूल एससी बच्चों पर ईडब्ल्यूएस वाली आय सीमा थोप रहा था तो ये तो नियमों की साफ साफ अवहेलना होगी। ये तो मतलब नियमों की व्याख्या का सीधा टकराव हो गया। स्कूल का दूसरा तर्क क्या था फिर? स्कूल ने कथित तौर पर यह भी दावा किया कि उनके यहाँ जो एससी कोटे की सीटें हैं वो पहले ही भर चुकी हैं। अच्छा, कोटा फुल हो गया। हाँ, लेकिन यहीं पर पारदर्शिता का सवाल उठ जाता है ना? बिल्कुल। शिकायतकर्ता का आरोप है कि स्कूल ने इस दावे के सपोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं किया। ये नहीं बताया कि भाई कितनी सीटें थीं, कब भरी, किन बच्चों को दाखिला दिया गया, कुछ नहीं बताया। आरटी नियमों में पारदर्शिता तो एक बहुत अहम पहलू है, खासकर जब सीटों के आवंटन की बात हो। अब बिना किसी सबूत के सिर्फ ये कह देना कि कोटा भर गया है, ये तो संदेह पैदा करता है। क्योंकि अगर प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है तो कोई भी स्कूल आसानी से ये दावा कर सकता है ना? बिल्कुल। और मामला यही नहीं रुका, शिकायत में तो और भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। शिकायत में ये भी आरोप है कि स्कूल ने इन दोनों बच्चों से, जो कायदे से आरटीई के तहत मुफ्त शिक्षा के हकदार होने चाहिए थे, उनसे फीस की मांग की। फीस मांगी आरटीई कोटे में? हाँ, और सिर्फ मांगी नहीं की बल्कि कथित तौर पर यह धमकी भी दी कि अगर फीस जमा नहीं की गई तो उनका नाम स्कूल रजिस्टर से काट दिया जाएगा। अरे बाप रे! ये तो आरटीई एक्ट की जो मूल भावना है उसके पूरी तरह खिलाफ है। वो एक्ट तो इन बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। सही बात है। फीस मांगना और फिर नाम काटने की धमकी देना, अगर ये सच है तो ये मानव अधिकारों का उल्लंघन भी माना जा सकता है। ये तो वाकई बहुत गंभीर स्थिति है। एक तरफ नियमों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप, दूसरी तरफ पारदर्शिता की कमी और फिर फीस मांगकर धमकी देने का आरोप भी। इस शिकायत पर पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग ने क्या कदम उठाया फिर? ओमकारनाथ की शिकायत पर आयोग ने तुरंत संज्ञान लिया। ये अच्छी बात है। हमारे पास आयोग का 8 अक्टूबर 2025 का एक औपचारिक आदेश है। अच्छा, आदेश है? हाँ, और इस आदेश पर आयोग के सदस्य जस्टिस गुरबीर सिंह और चेयरपर्सन जस्टिस संत प्रकाश दोनों के हस्ताक्षर हैं। ये दिखाता है कि आयोग ने मामले की गंभीरता को समझा है। इस आदेश में आयोग ने क्या निर्देश दिए हैं, क्या कहा है करने को? आयोग ने मामले की जांच का जिम्मा सौंपा है जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा लुधियाना को, मतलब डीईओ एलिमेंट्री एजुकेशन को। डीईओ लुधियाना को? जी। उनको निर्देश दिया गया है कि वो इस पूरे मामले की पूरी जांच पड़ताल करें, स्कूल के दावों को देखें, शिकायतकर्ता के आरोपों की सच्चाई पता करें, जो भी संबंधित दस्तावेज हैं उन्हें देखें और अपनी एक डिटेल्ड रिपोर्ट आयोग को सौंपे। तो अब गेंद डीईओ लुधियाना के पाले में है। उनकी जांच कितनी महत्वपूर्ण होगी इस मामले में? देखिए, डीईओ की जांच इस मामले में निर्णायक साबित हो सकती है।
वो शिक्षा विभाग के स्थानीय प्रतिनिधि हैं। उनके पास स्कूलों का निरीक्षण करने और रिकॉर्ड मांगने का अधिकार होता है। हाँ, होता है। तो उनकी रिपोर्ट से ये साफ हो सकेगा कि क्या स्कूल ने सच में आरटीई नियमों का उल्लंघन किया, क्या वो आय सीमा वाला तर्क गलत था, क्या एससी कोटा वाकई भरा हुआ था, और क्या उसकी प्रक्रिया पारदर्शी थी, क्या फीस मांगी गई थी, धमकी दी गई थी। ये सब बातें डीओ की रिपोर्ट ही आयोग के अगले कदम का आधार बनेगी। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं होगी, ये जमीनी हकीकत का एक तरह से आधिकारिक दस्तावेज होगा। आयोग ने पक्का करने के लिए क्या किया कि आदेश डीओ तक पहुंचे और कार्रवाई हो? कोई फॉलोअप? हाँ बिल्कुल, हमारे पास आयोग का एक और दस्तावेज है, एक फॉरवर्डिंग लेटर है जिसे फॉर्म 1 कहते हैं। ये 13 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ है। 13 अक्टूबर को? हाँ, और इस पर सुप्रिंटेंडेंट जुडिशियल के हस्ताक्षर हैं रजिस्ट्रार के बिहाफ पर। इससे कंफर्म होता है कि आयोग का जो 8 अक्टूबर वाला आदेश था और शिकायत की पूरी कॉपी वो ईमेल और रजिस्टर्ड डाक दोनों तरीकों से डीईओ प्राथमिक शिक्षा लुधियाना को भेज दी गई है। मतलब प्रक्रिया का पूरा पालन हुआ है। अच्छा, क्या ये सूचना सिर्फ डीईओ को ही दी गई है या औरों को भी? नहीं, और यहीं पर मामला और दिलचस्प हो जाता है। इस फॉरवर्डिंग लेटर की कॉपीज कई और बड़े अधिकारियों को भी भेजी गई हैं। जैसे कि? इनमें शामिल हैं पंजाब के डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक, फिर एडिशनल डीजीपी मानवाधिकार पंजाब और स्पेशल डीजीपी आयोग पंजाब। पुलिस के इतने बड़े अधिकारियों को? जी हाँ, और इसके अलावा शिकायतकर्ता ओमकार नाथ को भी सूचित किया गया है। पुलिस के इतने टॉप ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करने का क्या मतलब हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक रूटीन प्रोसेस है या इसका कोई गहरा मतलब है? मुझे लगता है ये सिर्फ एक रूटीन प्रक्रिया से कहीं ज्यादा है। देखिए, मानवाधिकार आयोग जब किसी मामले में राज्य के टॉप पुलिस अधिकारियों को शामिल करता है तो ये दिखाता है कि वो इसे सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव या शिक्षा विभाग से जुड़ा मामला नहीं मान रहे। फीस मांगना, धमकी देना, शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित करना, ये सब संभावित मानवाधिकार उल्लंघन की श्रेणी में आ सकते हैं। सही कहा। तो पुलिस अधिकारियों को सूचित करने का एक मतलब ये भी हो सकता है कि अगर जांच में स्कूल की तरफ से कोई असहयोग होता है या किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद ली जा सके या मामला और गंभीर रूप ले सके। ये मामले की गंभीरता को ही दिखाता है। समझ गई। तो अब आगे क्या होगा? डीओ अपनी जांच कब तक पूरी करेंगे और आयोग इस मामले पर दोबारा कब बैठेगा? आयोग ने अपने आदेश में अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है। मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर 2025 को होनी है। 23 दिसंबर? हाँ, और जिला शिक्षा अधिकारी लुधियाना को निर्देश दिया गया है कि वो अपनी जांच रिपोर्ट इस तारीख से पहले आयोग के सामने पेश करें। तो अब सबकी नजरें डीओ की रिपोर्ट पर टिकी होंगी। ये पूरा मामला आरटीई अधिनियम का जो क्रियान्वयन है उससे जुड़ी कई बड़ी चुनौतियों की तरफ इशारा करता है ना? खासकर प्राइवेट स्कूलों के मामले में। बिल्कुल। पहला मुद्दा तो है नियमों की स्पष्टता और उनकी सही व्याख्या का। जैसे हमने देखा, ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणी के नियमों को लेकर भ्रम पैदा करने या गलत तरीके से बताने की कोशिश हो सकती है। हाँ। दूसरा, पारदर्शिता का मुद्दा। स्कूल अक्सर कोटा भरने या दाखिले की प्रक्रिया को लेकर पारदर्शी नहीं होते, जिससे शक पैदा होता है। बिल्कुल। तीसरा, जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी। अगर स्कूल नियमों का पालन नहीं करते तो उन पर कार्रवाई की प्रक्रिया कितनी असरदार है। डीओ की जांच और आयोग का जो अंतिम फैसला होगा वो इस मामले में एक मिसाल बन सकता है। सही। और चौथा, जागरूकता और पहुंच का। क्या सभी योग्य माता पिता अपने अधिकारों और शिकायत करने के जो तरीके हैं उनके बारे में जानते भी हैं? यहीं पर ओंकार नाथ जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम हो जाती है। अच्छा, मान लीजिए अगर डीईओ की रिपोर्ट स्कूल के खिलाफ जाती है तो क्या हो सकता है, और अगर स्कूल के पक्ष में जाती है तो शिकायतकर्ता के पास क्या रास्ते बचते हैं? अगर डीईओ की रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि हाँ, स्कूल ने नियमों का उल्लंघन किया है, जैसे गलत आय सीमा बताई या फीस मांगी या कोटे की जानकारी गलत दी, तो मानव अधिकार आयोग स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। किस तरह की कार्रवाई? इसमें स्कूल की मान्यता रद्द करने की सिफारिश से लेकर संबंधित शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देश देना शामिल हो सकता है कि भाई बच्चों का दाखिला तुरंत कराया जाए। आयोग सीधे सजा तो नहीं देता, पर उसकी सिफारिशें बहुत वजन रखती हैं। आ सकता है, या फिर दूसरे कानूनी रास्ते अपना सकता है, जैसे हाई कोर्ट जाना। ठीक है। मामला किसी भी तरफ जाए, ये आरटीई के लागू होने से जुड़े मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण केस स्टडी तो बनेगा ही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, लुधियाना का एक निजी स्कूल है, 5 एस्पेक्ट ग्लोबल स्कूल। उस पर 2 अनुसूचित जाति के बच्चों को आरटीई के तहत दाखिला देने से इनकार करने का आरोप है। जी। स्कूल ने कथित तौर पर आय सीमा का गलत हवाला दिया,
कहा कि एससी कोटा भर गया है बिना सबूत के, और बच्चों से फीस मांगकर नाम काटने की धमकी भी दी। एक सामाजिक कार्यकर्ता है ओंकार नाथ। उनकी शिकायत पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है और जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा को जांच करके 23 दिसंबर 2025 की अगली सुनवाई से पहले रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। बिल्कुल। और इस मामले की सूचना राज्य के टॉप पुलिस अधिकारियों को भी दी गई है। हाँ, यही स्थिति का सार है। और ये मामला सिर्फ 2 बच्चों के दाखिले भर का नहीं है, जैसा आपने कहा। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे कानून बना देना ही काफी नहीं होता, उसका जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू होना। हाँ। और जरूरतमंदों तक उसका लाभ पहुंचना सुनिश्चित करना, ये असली चुनौती है। ये निजी स्कूलों की जो ऑटोनॉमी है और उनकी जो सामाजिक जिम्मेदारी है, उसके बीच संतुलन का भी सवाल है। बिल्कुल। और ये हमें इस पूरी चर्चा के अंत में एक विचार बिंदु पर छोड़ जाता है। वो ये कि जब हम शिक्षा के अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो क्या हमारा सिस्टम इतना मजबूत और क्या कहें एक्सेसिबल है कि सबसे वंचित व्यक्ति भी बिना किसी बाहरी मदद या दबाव के डर के आसानी से अपने अधिकार का दावा कर सके और उसे न्याय मिल सके? बड़ा सवाल है। या फिर आज भी ओंकारनाथ जैसे मध्यस्थों की जरूरत पड़ती है ताकि व्यवस्था तक आम आदमी की आवाज पहुंच सके? इस सवाल पर सोचना जरूरी है, क्योंकि असली सफलता तो तभी मानी जाएगी जब कानून का लाभ हर हकदार तक बिना किसी बाधा के पहुंचे। आपने पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग के आदेश और श्री ओंकार नाथ जी के द्वारा 5 एस्पेक्ट ग्लोबल स्कूल के खिलाफ दायर की गई शिकायत के बारे में चुंबर साहब के बनाए गए वीडियो से जानकारी ली। धन्यवाद। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।